गुड आफ्टरनून क्लास। तो ये हमारा एचपी का थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में वी विल कवर रिवर सिस्टम। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर हैं, कौन कौन सी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सब हम पढ़ेंगे। पहले ऑलरेडी जो पेड एचवीएस ग्रुप था उसमें ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखे हैं, बट उस वाले ग्रुप में फिर से ये सारे के सारे नोट्स में अपडेट कर दिए जाएंगे। कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा में जुड़ेंगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैचमेंट एरिया को लेके या किसी और पर्टिकुलर इश्यूज को लेके। तो आप जो नए नोट्स हैं या तो इस पुराने नोट्स से जो एडिशनल नोट्स हैं ऐड करके उसमें लिख सकते हैं, जो पहले आपने प्रिंट कर रखे हैं, या फिर आप जो नए नोट्स हैं उन्हें भी फोटो स्टेट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होंगी हर चीज में, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था जब तक हम थर्ड रिवीजन एचपीएस ग्रुप में करेंगे, ऑलरेडी 2 रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं मेन पार्ट्स का, और उससे क्वेश्चन भी आए हैं। जो हमारा थर्ड रिवीजन अब चलेगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें याद होंगी। आई होप आपको अब तक जो सारी चीजें हैं वो याद हो चुकी होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें रहती हैं आई विल टेल यू। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर सिस्टम की। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको 5 रिवर्स जो हिमाचल में फ्लो करते हैं उन पांचों के नाम जो है टिप्स पे याद होने चाहिए। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना, ये 5 मेन रिवर्स है जो यहाँ से फ्लो करती हैं। और इंडस रिवर सिस्टम में भी और अरेबियन रिवर, बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम में, गंगा रिवर सिस्टम में भी दोनों तरफ से रिवर्स हमारी मिलती हैं। अगर चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज की बात करें तो ये फॉल करती हैं अरेबियन सी में, और अगर यमुना की बात करें तो यमुना फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, आई होप आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पता होगा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो आपको वैदिक नाम, संस्कृत के नाम और अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस के नाम या ग्रीक्स ने जो नाम दिए थे, दोनों एक ही बात है, वो दोनों आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिवर रहेगी वो रहेगी रावी और सतलुज। इन दोनों रिवर्स के तीनों नाम याद रख के जाइएगा। इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा ही किसी न किसी पेपर में आपको एक आधा क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले चिनाब रिवर की बात करते हैं। सबसे टॉप मोस्ट रिवर है, लाहौल स्पीति से फ्लो करती है। अभी के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन रखिए, जैसे जैसे हम रिवर्स में आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे मैं आपको इन्फॉर्मेशन और ज्यादा जो है एक तरह से डेवलप करता जाऊंगा। तो चिनाब का जो रिवर है उसका वैदिक नाम अगर हम बात करें तो उसका नाम है अश्किनी। ठीक है, याद रखिएगा चिनाब का नाम है अश्किनी, वैदिक नाम। संस्कृत नाम चिनाब का नहीं है। एक्चुअली आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट। इफ अगर मुझे कहीं पे मिला तो आई विल एड इन द पर्टिकुलर कॉलम। और अलेक्जेंडर हिस्टोरियन और ग्रीक हिस्टोरियंस ने, दोनों एक ही बात है, उन्होंने जब इसको नाम दिया था तो इन्होंने अश्किनी से मिलता जुलता ही नाम दिया था, एस साइंस। ठीक है, एस साइंस, ACESINES। तो चिनाब का नाम अश्किनी और एस साइंस, जो भी प्रोनाउंस करना है आपने इसको कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे रावी की। तो रावी रिवर जो है बेसिकली चंबा में और कुछ पार्ट कांगड़ा में फ्लो करती है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे इस रिवर पे जो प्रोमिनेंट घटना एक हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 10 किंग बैटल फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और बाद में इसके जो तीनों नाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरुषनी, रावी, रवि जो जनरली नाम है वो किसी मेल का नाम होता है जनरली, तो उससे याद रखिएगा रवि का नाम जो है वो पुरुषनी है, वैदिक नाम। और अगर आप रवि को जैसे RAVI है वैसे ही अगर आप बैक साइड से स्टार्ट करेंगे तो इरावती आराम से आप जो है रावी के नाम में ही ढूंढ पाएंगे। IRAW तीनों इसमें है, या IRAVATI, कई जगह VATI भी लिखा होता है, तो दोनों चीजें कॉमन है। तो रवि का नाम पुरुषनी और इरावती, ये दोनों नाम तो याद आपको हो जाएंगे। जो एक डिफिकल्ट नाम आपको अलेक्जेंडर हिस्टोरियन का और ग्रीक हिस्टोरियंस का दिया रहेगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, हाइड्रेस्टर और रहूदीस। तो इस नाम को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेस्टर और रहूदी। तो एक और नाम हमारा H से स्टार्ट होता है जो है हाइपेसिस। तो हाइपेसिस जो नाम है वो है ब्यास का नाम। ठीक है, अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन ने सारी चीजें H से स्टार्ट की थी। और जो हाइपेसिस है वो ब्यास रिवर का पर्टिकुलर नाम है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। जो हाइड्रेस्टर है उसमें R है, रहूदीज में भी R है। तो R इक्वल टू R, R इक्वल टू R, यहां से आपको हाइड्रेस्टर और रहूदी का रिलेशन मिल जाएगा कि रावी रिवर का जो नाम है उसमें हाइड्रेस्टर और रहूदीज भी है। तो R इक्वल टू R, हाइड्रेस्टर में 2 बार R है, ये भी कंफर्म है। अगर हम ब्यास की बात करें तो ब्यास में R नहीं है, ब्यास की स्पेलिंग में। तो हाइपेसिस जो है उसमें भी R नहीं है लैंग्वेज में। ठीक है, जो अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन ने नाम दिया तो उसको याद रखिएगा, ब्यास का नाम हाइपेसिस। इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना एंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है रिवर्स के नाम में। अब ब्यास की बात करेंगे तो उनके 2 नाम है वैदिक नाम, एक है अर्चिकिया, एक है अर्चिकी। तो दोनों ये वैदिक नाम है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। और ब्यास का जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा।
अब ये विपाशा जो नाम है वो माना जाता है अनटैंगलिंग को या किसी रस्सी को। तो व्यास का रिलेशन जो है वो ऋषि वशिष्ठ के साथ है। एक बार हुआ क्या था कि ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों उनके बीच की राइवलरी थी, आई थिंक आपको सबको पता है। तो ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, तो उनको ऋषि विश्वामित्र ने मार दिया था। तो शेयर एग्नि में आके उन्होंने अपने आप को रस्सी से बांध के ब्यास नदी में छलांग दे दी थी। जब उन्होंने ब्यास नदी में छलांग दे दी थी तो ब्यास नदी ने उनको उनकी रस्सियां उतार के जिस प्लेस पे उतारा था उस जगह का नाम आज वशिष्ठ है, और वहीं पे वशिष्ठ कुंड भी हमें पड़ता है। बाद में हम लेक्स में या स्प्रिंग्स में इनको पढ़ेंगे। तो इसलिए इसका नाम जो है संस्कृत नेम क्या पड़ा, विपाशा। ठीक है, तो याद रखिएगा विपाशा रस्सी का नाम, विपाशा रस्सियों को खोलने वाली, तो इसलिए व्यास का संस्कृत नाम क्या है, विपाशा। अब बात करेंगे सतलुज की। तो सतलुज बेसिकली निकलती है आपकी मानसरोवर के पास से या राक्षस ताल के पास से, या अगर तिब्बत में हम इसके नाम की बात करें जो जिस लेक से ये निकलती है तो इसका नाम है लांगछेन खंबाब। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सतलुज भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके तो नाम बहुत इजी है याद रखना, शतुद्री या शताद्रु। और शताद्रु संस्कृत नेम, ये दोनों वैदिक नेम और तिब्बती नेम ऑलमोस्ट सेम है, सतुद्री और शताद्रु। अगर हम अलेक्जेंडर और हिस्टोरियन और ग्रीक्स हिस्टोरियंस की बात करें तो उन्होंने इसको नाम दिया था ज़रादोस। तो ज़रादोस याद रखिए, हाइपसिस हाइपसिस में कंफ्यूज मत कीजिएगा। एच दोनों किससे रिलेटेड है, रावी और ब्यास से। दो ऑलमोस्ट रावी और ब्यास जो है वो एक ही लोकेशन से स्टार्ट होती हैं, बहुत कम गैप है इन दोनों के ओरिजिन के बीच में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों रिवर जो है एक दूसरे की साइड में जाती हैं। एक पर्टिकुलर जो बड़ा बंगाल रीजन है एक साइड को रावी जाती है और दूसरी साइड को ब्यास। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एक प्लेस से जिनका ओरिजिन है वो दोनों रिवर्स का जो ग्रीक नेम है वो एच से स्टार्ट है। ठीक है, अब लास्ट में जब हम बात करेंगे तो यमुना रिवर है वो है कलिंदी, तो इसका जो वैदिक नेम है वो है कलिंदी। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो 4 में से 5 रिवर उसमें मेंशन है, यमुना ऋग्वेद में मेंशन नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो यमुना रिवर है वो ऋग्वेद में मेंशन नहीं थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई थिंक क्वेश्चन आया भी था ये। चलिए उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले यमुना रिवर की। तो यमुना रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अगर इसके एचपी की बात करें तो इट इज 22 किलोमीटर इन एचपी। एचपी में जब हम बात करें तो इसकी जो एंट्री एचपी में स्टार्ट होती है वो होती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, आई होप आपने मैप अब तक देख लिया होगा, सबसे नीचे वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिरमौर है। तो वहां पे हल्का से ये सिरमौर को टच करती है खदर माजरी में, और उसके बाद ये लीव कर जाती है तजेवाला के पास। ये भी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एक बार एचएस में या 2 बार एचएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंटर करती है खदर माजरी में सिरमौर के पास और लीव करती है तजेवाला में। ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर है एचपी की अगर हम बात करें, और इसका रिलेशन ऐसा माना जाता है कि सन के साथ इसका मिस्टिकल रिलेशन या मिथिकल रिलेशन सन के साथ एग्जिस्ट करता है। अब कैचमेंट एरिया क्या है, कैचमेंट एरिया ड्रेनेज सिस्टम में वो एरिया माना जाता है कि सारे के सारी जो रिवर्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की वो यमुना में आके मिलती हैं। या आप सिंपल मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप शावर से पानी फेंकते हैं तो वो किसी किनारे में जाके इकट्ठा होगा, तो वो सारा का सारा जिस एरिया में पानी गिरता है उस एरिया से जब एक तरफ ढलान में जाता है तो उस सारे को कहा जाता है कैचमेंट एरिया। तो जहां पे भी बारिश होती है और उस बारिश का पानी जहां जहां पे बारिश होती है जिस पर्टिकुलर एरिया में, और उस बारिश का पानी जब यमुना रिवर में जाके मिलता है तो उसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो यमुना रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो है 2320 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज की। तो पहली ट्रिब्यूटरी जो है वो है गिरिगंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसे याद करके जाइएगा, डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आएगा, काफी न्यूज में भी थी। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है कुपार पीक। तो गिरिगंगा कहां से राइज करती है, कुपार पीक से, याद रखिएगा। बाकी दूसरी जो गिरिगंगा की एक और खासियत है वो ये है कि ये सिरमौर को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक सिसगिरी रीजन में, एक ट्रांसगिरी रीजन में। तो नदी से ऊपर वाला रीजन ट्रांसगिरी, नदी से नीचे वाला रीजन सिसगिरी। तो अगर आपने सिरमौर का मैप देखा होगा तो बेसिकली ये वेस्टर्न साइड से आके ईस्टर्न साइड में जाके मिलती है रिवर। तो सिरमौर को बेसिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ट्रांसगिरी वो रीजन है जहां पे आपको धौलाधार की रेंजेस देखने को मिलेंगी, और सिसगिरी वो रीजन है जहां पे आपको पौंटा साहिब का एरिया, ये वाला सारा एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जो प्लेन एरिया है, या क्यारादून वैली, ये सारी की सारी एग्जिस्ट करेगी नीचे वाले रीजन में जो कि सिसगिरी रीजन है। तो गिरिगंगा, कुपार पीक याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड जो रिवर है ट्रिब्यूटरी है ये गिरी की, ये है जलार रिवर। तो ये बेसिकली ऑरिजिनेट करती है धरती रेंजेस से, ये भी इंपॉर्टेंट है, धरती रेंजेस। धरती रेंजेस
तो धरती रेंज जो है बेसिकली सिरमौर में एग्जिस्ट करती है, गिरिगंगा के साथ ही ज्वाइन करती है ददाहू में, और उसी सेम ददाहू प्लेस पे ही यमुना के साथ ही ज्वाइन करती है। तो अगर गिरिगंगा के बारे में पूछा जाए, सॉरी जलाल के बारे में पूछा जाए, तो जलाल रिवर जो है वो गिरिगंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और गिरी जो है वो अल्टीमेटली यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे अश्नी की। तो अश्नी रिवर जो है वो डीप वी शेप्ड वैली में रन करती है और गिरी की ट्रिब्यूटरी है। स्टीप गॉर्ज अल्टीमेटली वहां पे होंगे, क्योंकि अगर डीप वैली में रन कर रही है तो डेफिनेटली स्टीप गॉर्ज वहां पे एग्जिस्ट करेंगे। अब आ गई हमारी मार्कंडा रिवर। तो याद कीजिए, जब मैंने आपको पहले ऋषियों के बारे में बताया था तो मैंने वहां पे आपको मेंशन किया था कि मार्कंडे ऋषि जो हैं वो बिलासपुर में हैं। अगर मार्कंडे झरने की हम बात करें, उन्होंने तपस्या कहाँ पे की थी? बिलासपुर में। बट अगर मार्कंडा रिवर की बात करें तो मार्कंडा रिवर आपको कहाँ पे मिलेगी? पोंटा वैली में। ठीक है, और नाहन एरिया की ये रिवर है, तो नाहन के आसपास ही एग्जिस्ट करती है। और नाहन रिवर से शुरू होती है रिवर। पोंटा वैली को क्यारादून वैली भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्यारादून और पोंटा वैली दोनों सेम थिंग है। तो ये नाहन एरिया से स्टार्ट करती है। और एक बात और याद कीजिए, मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो मार्कंडा रिवर के बैंक्स पे बस मतलब एक तरह से एग्जिस्ट करता है। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि सुकेती फॉसिल पार्क सिरमौर में है और हमारा जो सुकेती रिवर है वो हमारी मंडी में है। ठीक है, जो बल वैली को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे एक सुकेती रिवर हमारे पास और आएगी जो कि कांगड़ा में फ्लो करेगी, तो उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। सुकेती रिवर जो है वो बल वैली में फ्लो करती है। बल वैली को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और अल्टीमेटली जाके किस में मिल जाती है? ब्यास रिवर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्कंडा रिवर, मार्कंडे ऋषि, इसको भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब फर्दर हम मूव करेंगे आंध्रा रिवर को। तो आंध्रा रिवर याद रखिएगा, ये ट्रिब्यूटरी है पब्बर रिवर की, जो कि अल्टीमेटली ड्रेन करती है टोन रिवर में। अब टोन रिवर जो है वो एचपी में फ्लो नहीं करती, बट टोन रिवर उत्तराखंड के साथ साथ फ्लो करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बहुत से हमारे यहाँ से रिवर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पब्बर, जो जाके टोन में मिलेंगे और टोन अल्टीमेटली किसमें जाके मिलती है? यमुना रिवर में। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर है। तो आंध्रा रिवर जो है चिड़गांव के पास पब्बर रिवर के साथ मिलती है और ये रिवर है जो ग्लेशियर से निकलती है धौलाधार की सदर्न स्लोप की तरफ से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। धौलाधार जो माउंटेन है, मैंने आपको माउंटेन रेंज बताई थी, तो याद रखिए किस किस डिस्ट्रिक्ट से वो फ्लो करती है। तो सिरमौर से स्टार्ट होकर शिमला, फिर शिमला से अपर रीजन ऑफ मंडी, फिर मंडी से कुल्लू, फिर कुल्लू के अपर रीजन से धौलाधार जो है वो आपको थोड़े पार्ट में कांगड़ा में देखने को मिलेगी और उसके बाद थोड़ा सा पार्ट उसका चंबा में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। धौलाधार का ये सारा अगर नहीं क्लियर है तो एक बार मैप यहीं पे वीडियो पॉज कीजिए, एक बार मैप देखिए जो पिछली पीडीएफ में आपको मैप दिया गया था। तो एक बार धौलाधार रिवर का पार्ट देखिए कि कहाँ कहाँ पे धौलाधार जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है पब्बर की, वो है पत्सरी रिवर। तो ये खड़ा पत्थर से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्थर पत्सरी दोनों राइम करते हैं, तो यहां से आपको याद हो जाएगा पत्सरी रिवर, खड़ा पत्थर। ठीक है, तो इन दोनों रिवर्स को याद रखिएगा। रोडू के पास से ये निकलती है और ट्रिब्यूटरी है पब्बर रिवर की। उसके बाद अगर हम बात करें तो पब्बर रिवर अल्टीमेटली ट्रिब्यूटरी किसकी है? टोन की। और चक्कराता मास्तीफ के पास ये टोन के साथ जाके मिलती है। पब्बर रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्बर रिवर चंद्रानाहन ग्लेशियर से निकलती है जो कि धौलाधार रेंज में एग्जिस्ट करता है साउथ फेसिंग स्लोप्स पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चंद्रानाहन ग्लेशियर कहाँ पे है? धौलाधार रेंजेस में। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि चंद्रानाहन ग्लेशियर किस रेंज में एग्जिस्ट करता है? धौलाधार रेंज में। अभी बाद में मैं आपको ग्रेट हिमालयन रेंज में और पीर पंजाल रेंज में ग्लेशियर्स कराऊंगा, बट आपको अब तक ये पता होना चाहिए कि चंद्रानाहन ग्लेशियर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किस माउंटेन रेंज पे? धौलाधार माउंटेन रेंज पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जब आप चीजों को रिलेट करना सीखेंगे वैसे ही धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टोन रिवर की। तो कलसी के पास जाके मिलती है। अब ये जो कलसी है इसके बारे में आप पढ़ेंगे सिरमौर की हिस्ट्री में। ठीक है, और कलसी में हमारे को काफी ज्यादा मेगालिथ्स भी मिलेंगे, जो कि बात की बात है। अभी हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, बट याद रखिएगा टोन रिवर जो है वो यमुना के साथ कलसी के पास जाके मिलती है और ये भी वी शेप्ड वैली में फ्लो करती है। अब वी शेप्ड वैली का मतलब क्या है कि इनके जो स्लोप्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टीप हैं। और बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स कब होती हैं? जब रिवर जो है बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ फ्लो करती है। ठीक है, कि उसमें पानी जो है वो इतनी ज्यादा फोर्स से फ्लो करता है कि वो वर्टिकली जो है
लैंड को काटती है। ठीक है, कुछ रिवर्स होती हैं जो हॉरिजॉन्टली लैंड को काटेंगी, जैसे हमारे पास ऊना की स्वान रिवर है, बाहर बाहर की तरफ लैंड को काटती हैं। कुछ रिवर होती हैं जो डीपली लैंड को काटती हैं। अगर दोनों तरफ हार्ड माउंटेन्स हो या हार्ड रॉक्स हो तो वो डीपर नीचे नीचे को काटती जाएगी वी शेप्ड वैली में। ठीक है, पुरानी वाली जो थी वो भी वी शेप्ड वैली वैसे ही सेम था। अब बात करेंगे बाटा रिवर की, तो आप एक बार मैप देख लीजिए। यहां से मारकंडा रिवर मैंने नीचे दिखाया है। जलाल रिवर यहां से धरती रेंजेस से, क्यारादुंग रेंजेस से स्टार्ट होती है सिरमौर में ही। ये पतसरी रिवर है, ये पब्बर रिवर है। ठीक है, तो धौलाधार जो है वो जनरली यहां जैसे से एग्जिस्ट ऐसे घूम के ऊपर जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे बाटा रिवर की, तो ये नाहन रिज से स्टार्ट होती है और जहां से ये स्टार्ट होती है वहां से कहा जाता है जलमूरा का खाला। ठीक है, फनी नेम है बट याद रखिए जलमूरा का खाला। और जब ये निकलती है तो एज अ स्प्रिंग निकलती है बाटा रिवर। और बाटा रिवर जो है बेसिकली नाहन टाउन को वाटर सप्लाई करती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ट्रिब्यूटरीज जो है खारा का खाला और कंसर खाला, जो खाला खाला है वो सारी बाटा रिवर से रिलेटेड है। तो एक स्टूडेंट ने फनी मैसेज किया था कि बाटा रिवर के जब हम पहले रिलेशन ढूंढ रहे थे तो हमारी जो खाला है वो बाटा की चप्पल से हमें मारती, इस तरह का रिलेशन उन्होंने बताया था। तो ये आप भी कंटिन्यू कर लीजिए कि हमारी जो खाला है वो बाटा की चप्पल से हमें मारती हैं। तो उससे आपको याद रह जाएगा खाला खाला वाली जो भी चीजें हैं वो बाटा रिवर के साथ हैं। उसके बाद फर्दर मूव ऑन करेंगे सतलुज रिवर की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको याद करके जाइएगा हर एक चीज इस रिवर के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर दो ही हैं अगर हिमाचल की हम बात करें। वन इज सतलुज, अदर इज ब्यास। मोस्ट ऑफ द एरियाज में भी आपको यही फ्लो करेंगी। ठीक है, तो अगर हम सतलुज की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हिमाचल में सतलुज एग्जिस्ट करती है और 3 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती हुई, 3 या 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट को टच करती हुई हिमाचल से बाहर निकलती है। जब ये एंटर करती है तो किन्नौर के पास एंटर करेगी, फिर शिमला से होती हुई कुल्लू के रीजन को, फिर मंडी के रीजन को, उसके बाद थोड़ा सा सोलन को टच करेगी और उसके बाद ये जाके बिलासपुर में पहुंचेगी। ठीक है, जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सतलुज रिवर पे ही एग्जिस्ट करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मतलब सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। बट सतलुज रिवर जो है सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है। तो ये कैलाश माउंटेन के फुट से स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सतलुज रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है तो कैलाश माउंटेन भी ठीक होगा। अगर ऑप्शन में दिया जाए मानसरोवर लेक तो मानसरोवर लेक भी ठीक होगा, क्योंकि मानसरोवर लेक के पास से शुरू होती है। बट ओरिजिनल प्लेस जो इसका डिटेक्ट किया गया है वो किया गया है राक्षस लेक। ठीक है, या रक्षताल, तो हिंदी में रक्षताल कह देते हैं और इंग्लिश में राक्षस लेक। तो राक्षस लेक जो है वो इसका ओरिजिन प्लेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब इंडिया में ये एंटर करती है तिब्बत से तो ये एंटर करती है शिपकिला पास के पास। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस ऑफ हिमाचल। तो शिपकिला पास 6608 मीटर, आप खुद सोचिए 18,000 फीट की ऊंचाई पे, ऑलमोस्ट 18,000 से ऊपर वाली 19,000 के आसपास बैठेगा ये सारा का सारा जो शिपकिला पास है। इतनी फीट की ऊंचाई से वो रिवर वहां से फ्लो करती है। और एचपी में जो इसका लेंथ है फ्लो करने की वो है 320 किलोमीटर। यमुना की लेंथ मैंने आई थिंक आपको नहीं बताई, इट इज 22 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इसके नाम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, शतुद्री और शताद्रु। मंडी में ये एंटर करती है फिरनू विलेज के पास। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सतलुज किन्नौर को लीव करती है चौहारा के पास, चौहारा के पास। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पहले कैचमेंट एरिया की बात कर लेते हैं। एचपी में अगर कैचमेंट एरिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर। ठीक है, 55,763 स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल एरिया है। उसके ऑलमोस्ट 1/3 एरिया में, ठीक है, सिर्फ सतलुज रिवर का कैचमेंट एरिया है। तो आप खुद सोचिए कितना पानी इस रिवर में होगा कि 1/3 हिमाचल का जो एरिया जहां पे बारिश होती है वो सारा का सारा सतलुज रिवर में फ्लो करता है। ठीक है, सारा का सारा शिमला का एरिया, कुछ पार्ट को छोड़ दें, सारा का सारा किन्नौर की जो रिवर्स हैं वो, अगर लाहौल स्पीति की रिवर्स हैं तो वो भी सारी की सारी सतलुज रिवर में आके मिलती हैं। तो उसमें पहली रिवर जो किन्नौर से आके मिलती है वो है बसपा रिवर। तो बसपा रिवर सांगला वैली में एग्जिस्ट करती है, कई बार इसे बसपा वैली भी कह दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। वहां पे ये रिवर फ्लो करती है बसपा रिवर, और जहां पे ये सतलुज के साथ आके मिलती है उस प्लेस का नाम है करछम। ठीक है, तो यहीं पे आप एक प्रोजेक्ट भी देखेंगे, करछम वांगटू प्रोजेक्ट। कितने मेगा वॉट का है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।
बट याद रखिए करछम पे जहां पे ये मिलती है बसपा रिवर सतलुज के साथ, वहां पे याद रखिए करछम नाम उस जगह का है। सेकंड जो रिवर है वो है स्पीति रिवर। तो स्पीति रिवर जो है 150 किलोमीटर फ्लो करती है और स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है कुंजुम रेंज से। तो कुंजुम रेंज जो है वो लाहुल और स्पीति को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको चेनाब रिवर करवाई थी जो कि जम्मू की तरफ फ्लो करती है और स्पीति रिवर सतलुज की तरफ फ्लो करती है। तो एक रिवर ऊपर की तरफ जाती है, एक रिवर बीच की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। तो बीच में तभी वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी जब बीच में कोई बहुत बड़ी रेंज होगी। तो बीच में लाहौल और स्पीति को जो डिवाइड करती है वो है कुंजुम रेंज। ठीक है, अभी हमने रेंजेस नहीं पढ़ी है बट बाद में आपको मैं रेंजेस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास जिसमें सिर्फ हम मैप डिस्कस करेंगे रिवर्स के और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के, इंपॉर्टेंट पासेस के। तो जैसे ही हम पासेस माउंटेन्स में पहुंचेंगे वहां पे मैं आपको फिर से सारा का सारा मैप रिवाइज करवाऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना अपनी अंडरस्टैंडिंग में रख लीजिए कि कुंजुम रेंज जो है वो लाहौल और स्पीति के बीच में डिवाइड क्रिएट करती है। जो स्पीति रिवर है वो सतलुज रिवर के साथ नामगिया में मिलती है जैसा कि मैप में दिखाया हुआ, और इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं कब्जियन और तेगपो। ठीक है, स्पीति रिवर जो है आपको याद होना चाहिए इस रिवर में सबसे ज्यादा फ्लो किस टाइम पे होगा स्पीति रिवर में। अब खुद सोचिए, सारी का सारा आपको जो इंफॉर्मेशन है वो आपके हैंड में है। स्पीति रिवर में बारिश कम होती है तो बारिश की वजह से तो फ्लो नहीं हो सकता, बट स्पीति रिवर जो है उसे कोल्डेस्ट प्लेस भी कहा गया है। तो सबसे ज्यादा गर्मियों में वहां पे पानी होगा बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, क्योंकि स्पीति रीजन जो है वो रेन शेडो इफेक्ट सफर करता है बिकॉज ऑफ द माउंटेन रेंजेस ऑन फोर साइड। एक साइड इसकी जंस्कार माउंटेन है, एक साइड धौलाधार माउंटेन है, एक साइड कुंजुम रेंज है और एक साइड लद्दाख रेंज है। तो उसकी वजह से स्पीति सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है एचपी का और वहां पे बारिश नहीं होती, बर्फ वहां पे बहुत गिरती है जो कि मेल्ट होके गर्मियों के टाइम में बहुत ज्यादा फ्लो जो है सतलुज रिवर को देती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब उसके बाद बात करेंगे नोगली खड्ड की। तो ये सतलुज के साथ ज्वाइन करती है रामपुर बुशहर में, तो और कुल्लू तहसील के एकदम अपोजिट में रामपुर तहसील है। तो वहां पे रामपुर बुशहर के आसपास यहाँ जैसे नोगली खड्ड ज्वाइन करेगी तो सतलुज रिवर को नोगली खड्ड ज्वाइन करेगी। उसके बाद बात करेंगे स्वान रिवर की। तो स्वान रिवर जो है शिवालिक रेंजेस से स्टार्ट होती है 16 सिंगी धार से। तो याद करिए मैंने आपको 16 सिंगी धार सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बताई थी। अब आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी वो 16 सिंगी धार की 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी। एक डिस्ट्रिक्ट थी ऊना और दूसरी डिस्ट्रिक्ट थी हमीरपुर। ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम हैं जो हम बाद में हमीरपुर और ऊना की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि 16 सिंगी धार जो है वो ऊना और हमीरपुर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इससे ज्यादा हमें कुछ और जाना भी नहीं है। तो इस वाले सतलुज रिवर को यहीं पे छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट जो रिवर है उसके बारे में बात करते हैं, ब्यास रिवर। ठीक है, तो ब्यास रिवर जो है वो रोहतांग पास से निकलती है। रोहतांग पास जो है 4891 मीटर पे एग्जिस्ट करता है। नोट्स में नहीं है बट जब हम आगे रोहतांग पास पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ब्यास रिवर का जो टोटल फ्लो किलोमीटर में है, अगर हम एचपी की बात करें तो इट इज 256 किलोमीटर। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो कम है 13,663 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया सतलुज का, उससे कम कैचमेंट एरिया ब्यास का। ठीक है, और रावी रिवर और ये दोनों रिवर जो है क्लोज रहेंगी, तो इनके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। कितना कैचमेंट एरिया था यमुना का तो हमने सिर्फ 2000 के आसपास पढ़ा, सतलुज का हमने 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पढ़ा एचपी में। ठीक है, अब फर्दर जब हम बात करेंगे तो रोहतांग पास से ही निकलती है और रोहतांग पास का जो दूसरा नाम है वो है भृगुतुंग। अब भृगुतुंग इसका नाम क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है माइथोलॉजिकली कि वहां के जो लोग थे उन्होंने लॉर्ड शिवा से प्रार्थना करी कि आप यहाँ पे गेटवे बनाइए ताकि हम लाहौल स्पीति के साथ जुड़ सकें। तो शिवा आए और उन्होंने अपने त्रिशूल से एक पास बनाया दोनों तरफ इतनी हाइट पे, तो 4891 की हाइट, 4891 मीटर की हाइट पे शिवा ने दोनों तरफ जाने के लिए पास बनाया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये वो प्लेस है जहां पे व्यास ऋषि जिन्होंने महाभारत लिखी है, ठीक है, वशिष्ठ के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, व्यास ऋषि यहाँ पे मीडिएट करते थे। ठीक है, ये रही हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा मैंने आपको रिलेशन बताया था भृगुतुंग लेक जो है उसके साथ, कि भृगुतुंग लेक में ऋषि वशिष्ठ जो थे वो बात के लिए आते थे। ठीक है, याद रखिएगा ऋषि वशिष्ठ का जो वशिष्ठ लेक है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और कुल्लू के ऊपर अपर वाले रीजन में रोहतांग पास के पास उनका नहाने का स्थान था। ठीक है,
इन दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर ऋषि वशिष्ठ का लेक पूछा जाए, ऋषि वशिष्ठ कुंड कहाँ पे है, तो ऋषि वशिष्ठ कुंड है वशिष्ठ में, कुल्लू में या मनाली के पास में। और अगर रोहतांग ऋषि वशिष्ठ का बाथिंग प्लेस पूछा जाए तो वो है भृगुतुंग। तो भृगुतुंग से हमारे को दो ऋषि याद रखने हैं, एक ही व्यास ऋषि जिन्होंने वहां पे जाके मेडिटेशन की थी, जो कि महाभारत के राइटर हैं, और दूसरे वशिष्ठ ऋषि जो कि वहां पे जाके मतलब नॉर्मल उनकी जो दिनचर्या की बात थी वहां पे जाके बात वो लेते थे। ठीक है, कैचमेंट एरिया आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद फर्दर बात करेंगे वशिष्ठ विलेज कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इनका रिलेशन किसके साथ था, ब्यास रिवर के साथ में एग्जिस्ट करता है। जो जैसे मैंने आपको पहली स्टोरी बताई, ऋषि वशिष्ठ जो थे उन्होंने अपने आप को ब्यास रिवर में फेंक दिया था रस्सियां बांध के, सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी थी क्योंकि विश्वामित्र ने उन्होंने उनके 100 पुत्रों को मार दिया था। ठीक है, अब ब्यास रिवर जो है वो हरिकापतन प्लेस पे निकल जाती है। हरिकापतन एक प्लेस है जो कि हरियाणा के रीजन में है, तो वहां पे हरिकापतन में ये सतलुज के साथ जाके मिलती है। अब इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सारी की सारी रिवर्स में सिर्फ ब्यास ही एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि इंदुस रिवर से जाके पाकिस्तान में नहीं मिलती। बाकी सब रिवर इंडिविजुअली पाकिस्तान में जाती हैं और वो इंदुस रिवर के साथ मिलती हैं। ब्यास रिवर जो है वो सतलुज के साथ इंडिया में ही मिलती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सतलुज के साथ जहां भी मिलती है उस जगह का नाम है हरिकापतन। अब कांगड़ा की जब हम बात करें तो कांगड़ा में ब्यास रिवर एंटर करती है संधोल में और मिरथल के पास ही एग्जिट कर जाती है। अगर मंडी की बात करें तो ब्यास रिवर एंटर करती है बाजवा में और जोगिंदरनगर के पास से ये मंडी से, सॉरी नॉट जोगिंदरनगर, एक पर्टिकुलर प्लेस है उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो उसके पास से ये मंडी से एग्जिट कर जाती है। बाद में मैं अपडेट कर दूंगा, जब हम मैप देखेंगे तो वहां पे मेंशन होगा। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बेसिकली ट्रिब्यूटरीज जो भी आपको कांगड़ा में मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी वो होंगी ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो ब्यास रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो भी बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, ब्यास रिवर स्टार्ट होती है कुल्लू से, कुल्लू से ये स्टार्ट करती है मनाली, मनाली से शुरू होना, मनाली से ये आ जाएगी आपकी कुल्लू तक, फिर कुल्लू में इसके साथ मिलेंगी पार्वती रिवर, सैंज रिवर, उसके बाद एक तरह से यू टर्न लेगी और उसके बाद मंडी में एंटर करेगी और मंडी के बाद हमीरपुर के बाहर बाहर से होती हुई ये चली जाएगी आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा ब्यास रिवर जाती कहाँ कहाँ से है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बिना थोड़ा समझना मुश्किल है। मैप में एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह का इसका फ्लो है। ठीक है, तो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है आवा रिवर, बनेर रिवर, बाणगंगा रिवर। तो बाणगंगा रिवर के किनारे पे मैंने आपको कांगड़ा की हिस्ट्री में बताया था कि बाणगंगा रिवर के किनारे हमारा कौन सा फोर्ट है, कांगड़ा फोर्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चक्की रिवर के अराउंड हमारी नूरपुर टाउन है, तो बैंक्स ऑन द बैंक्स ऑफ नूरपुर चक्की रिवर। हरला रिवर जो है वो भुंतर के पास आके मिलती है, तो भुंतर अगर आप कभी गए होंगे तो वहां पे आप दो रिवर्स देखेंगे, एक पार्वती रिवर और एक दूसरी रिवर, तो वहां पे 3 रिवर्स आके मिलती हैं। तो हरला रिवर वहां पे एग्जिस्ट करती है। अगर आपको कुल्लू की हिस्ट्री याद हो तो वहां पे मैंने आपको एक मंदिर के बारे में बताया था, बिजली महादेव। तो वहां पे सिद्ध पाल जो थे, ऐसा माना जाता है कि अगर इन तीनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस से कोई पानी भर के बिजली महादेव पे चढ़ाता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो सिद्धपाल गए थे तो उन्होंने किंगडम वापसी की मांग की थी, तो उन्हें वापस अपना किंगडम मिल गया था। तो हरला रिवर, पार्वती रिवर और सैंज भी वहां पे एक तरह से मिलती है। सैंज रिवर तो वहां पे मिलती है, तो तीनों रिवर सैंज जो है पार्वती में आके मिलती है, फिर हरला रिवर 3 रिवर्स वहां पे आके मिलती हैं, तो भुंतर के पास एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं और ये भी नैरो वी शेप्ड वैली में फ्लो करती है। जो लूनी और मनूनी, तो ये जो लूनी और जिनमें नूनी नूनी या यूनी जिनमें एंड में रहेगा, ये रिवर्स आपको बेसिकली कांगड़ा में मोस्ट प्रोमिनेंट मिलेंगी, क्योंकि कांगड़ा में लूनी रिवर का जो रिलेशन है, अगर आपको याद हो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि लूनी रिवर का जो बेसिक रिलेशन है वो नमक के साथ रहता है। तो नमक वाली जो रिवर्स हैं, जिन रिवर्स का पानी थोड़ा साल्टी होगा, वो रिवर्स आपको कांगड़ा में मिलेंगे। तो लूनी और मनूनी दोनों आपको कांगड़ा में मिलेंगे। अच्छा, पार्वती रिवर याद रखिएगा, पार्वती रिवर मनतिलाई लेक से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इस पे हाल ही में एक प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पार्वती रिवर जो है वो मेन हिमालय रेंज से निकलती है मणिकर्ण के पास, और ब्यास के पास साथ ही शमशी कुल्लू के पास आके मिलती है। ठीक है, मनतलाई लेक के पास।
जो नेक्स्ट है वो है पतली कूल रिवर। तो ये सदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल से निकलती है, सदर्न स्लोप जो पीर पंजाल की है वहां से। तो आपको याद हो तो धौलाधार रेंज नीचे रह जाती है। फिर उसके ऊपर अगर हम बात करें तो पीर ग्रेट हिमालय रेंज के दो सेक्शन बनते हैं, एक बनता है पीर पंजाल, एक चला जाता है ऊपर की तरफ। तो पीर पंजाल रेंज से निकलती है पतली कूल रिवर, ठीक है। इसी पतली कूल रिवर पे हमें जो है फिश की जो पतली कूल में एक ब्रीडिंग सेंटर है वहां पे हमें मिलता है। जो सेंच रिवर है वो वाटर डिवाइड है ब्यास और सतलुज के बीच में से भी छोड़ दीजिए। सुकेती रिवर साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ धौलाधार रेंज से एग्जिस्ट करती है। जो तीर्थन रेंज है वो धौलाधार रेंज को, इसको भी छोड़ दीजिए। तीर्थन रिवर सिर्फ जानना है आपको और कुछ नहीं। सैंज और तीर्थन रिवर जहां पे आके मिलती है वहां पे लार्जी प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहां पे तीर्थन रिवर सतलुज, अच्छा ये सतलुज के साथ मीट नहीं करेगी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये ब्यास के साथ मीट करेगी, यहां पे गलत लिख दिया गया है, इसे ठीक कर लीजिएगा क्लास। दिस डजंट मीन सतलुज। सैंज और तीर्थन रिवर जो है वो ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ब्यास के साथ आके मिलती हैं लार्जी में, जहां पे हमें लार्जी प्रोजेक्ट कुल्लू से थोड़ा सा पीछे देखने को मिलता है। अब उसके बाद बात करेंगे चनाब रिवर की। तो इसका जो टोटल फ्लो है अगर हम एचपी की बात करें तो 122 किलोमीटर है एचपी में। चंद्रा और भागा रिवर जो है वो टांडी के पास आके मिलती हैं, दोनों बारालाचा पास के अपोजिट साइड से एग्जिस्ट करती हैं। तो बारालाचा पास की 4891 मीटर हाइट है। अच्छा तो उसकी नहीं होगी रोहतांग पास की। रोहतांग पास की जो हाइट होगी वो होगी 4300 मीटर के आसपास या 4200 मीटर के आसपास। पहले गलत बोल दिया हमने, बारालाचा पास ज्यादा हाइट पे 4891, रोहतांग पास 4200 या 4100 के आसपास होगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा जो नोट्स में पहले गलत बोल दिया। चलिए उसके बाद बात करते हैं चंबा में। तो चंबा में चिनाब जो है वो पुछिंद के पास एंटर करती है और लीव करती है संसारी नाला पे, जो कि पोर्टर वैली कश्मीर के साथ ज्वाइन करता है। ये लार्जेस्ट रिवर है, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता है। सतलुज में इसके बराबर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट रिवर ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर किसी नदी में सबसे ज्यादा पानी है तो वो कौन सी नदी है? चिनाब रिवर। इसका जो कैचमेंट एरिया एचपी में एग्जिस्ट करता है वो है 7500 स्क्वायर किलोमीटर। और ट्रिब्यूटरीज इसकी बेसिकली तीन मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, मियार नाला जो कि चिनाब के साथ लाहौल में मिलती है, भागा रिवर और चंद्रा रिवर। तो इन तीनों को याद रखिएगा। साउथ वेस्ट फ्लो भागा रिवर ऐसे फ्लो करती है, चंद्रा रिवर एक तरह से इन्वर्टेड सी के पैटर्न में फ्लो करती है, 180 डिग्री का टर्न बनाती है, और चंद्रा रिवर से नीचे आपको स्पीति रिवर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है रावी रिवर। तो रावी रिवर को याद रखिएगा, ये बनती है बदल और तंतगिरी ट्रिब्यूटरीज से। टोटल जो फ्लो एचपी में है वो है 158 किलोमीटर, जिसमें से 130 किलोमीटर मोस्टली इसका जो फ्लो है वो है चंबा में, और 28 किलोमीटर ये कांगड़ा में भी फ्लो करती है। जो कैचमेंट एरिया है एचपी में वो है 5551 स्क्वायर किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बुधिल, तुंदा, साहो और सियूल। तो ये बुधिल, टुंडा, साहो और सियूल ये जो हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं राइट बैंक। अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो चिरहिंद नाला, इसको छोड़ दीजिए, नाग टिब्बा से स्टार्ट होती है जो कि बड़ा बंगाल रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो ये नाग टिब्बा जो है माउंटेन है, तो बाद में हम नाग टिब्बा पढ़ेंगे, माउंटेन्स भी और पासेस भी, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में फ्लो करती है रावी रिवर, धौलाधार से नीचे फ्लो करती है ब्यास रिवर, और पीर पंजाल से ऊपर फ्लो करती है चिनाब रिवर। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए कि किस किस तरह से चीजें कहाँ कहाँ को रिवर जो है फ्लो करती हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब एक रिवर यहाँ पे मिसिंग हो गई, स्वान रिवर, आई थिंक नोट उसके अपलोड नहीं हुए। अच्छा चलिए क्लास, एक स्वान रिवर के नोट्स इसमें रहते हैं, वो मैं एडिशन कर दूंगा बाद में। स्वान रिवर में बस आपको 2-3 पॉइंट पढ़ने हैं, तो अब नोट्स में तो नहीं है तो यहाँ पे पढ़ा भी नहीं पाएंगे। एडिटेड नोट्स में फिर से आपको अपलोड कर दूंगा। स्वान रिवर के बारे में वैसे 2-3 चीजें आपको जाननी है। ऊना की सौरो रिवर उसे कहा जाता है, या कहीं पे मैंने मेंशन किया होगा, आई थिंक दिस इज सतलुज, दिस इज रिवर मियार नाला, देन देयर इज ऊना। नहीं, इस वाले पार्ट में नहीं है। तो जहां पे ऊना रिवर, मैंने ऊना की रिवर मेंशन की होगी स्वान, वहां पे मैं इसके बारे में लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ऐसे भी ये 2 पार्ट्स में इंक्लूड रहेगा ये लेक्चर, बट आप एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा, मैप से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो मैप से ही मैं आपको ये सारी चीजें समझा भी दूंगा।
रिवर सिस्टम ये सिर्फ आपको जानना है कि कहाँ पे कौन कौन सी रिवर किस तरह से फ्लो कर रही है। एक बार आप बस मैप को देख लीजिएगा कि कैसे फ्लो करता है, इससे सारी चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पांवटा साहिब जो है वो गिरीश के किनारे पे है, पाटा रिवर के किनारे पे आपको नाहन देखने को मिलेगा। शिवालिक फॉसिल पार्क जो है वो आपको मार्कंडा रिवर के किनारे पे देखने को मिलेगा। त्रिलोकपुर भी, जो त्रिलोकपुर का टेम्पल है वो भी आपको मार्कंडे रिवर के किनारे पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फर्दर मैप है, इसको एक बार ध्यान रख लीजिएगा। पाटा रिवर डायरेक्टली यमुना में मिलती है। और नोगली खट जो है वो हमारी कुल्लू से चलती है, निर्मंड के पास आके मिलती है चिउरी के पीछे। ये बसपा रिवर है और ये स्पीति रिवर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें इतना ही करते हैं, मैप देख लीजिएगा खुद एक बार, सारी रिवर्स हम पढ़ चुके हैं। जो दूसरे मैप भी डाले हैं उनको भी आप आराम से देख सकते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर रिवर आ जाती है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि मैप में तो मैं कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। ये आपकी अपनी समझ के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन कौन सी चीजें आप मैप से उठाना चाहते हैं। एक बार सिर्फ इसको सबको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको चीजें याद हो कि किस कौन कौन सी रिवर किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि सब रिवर्स आपको बुक में नहीं मिलेंगी। आपको मैप देखना पड़ेगा और कभी कभार आपसे कोई छोटी रिवर पूछी गई तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी फिर हॉट स्प्रिंग्स और ये बाकी की जो चीजें हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके साथ का लेक्चर उसमें आपको स्वान रिवर इनके बारे में फर्दर डिटेल्स जो है अपलोड कर दूंगा दूसरे मैप के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्लास ये हमारा इसी का सेकंड पार्ट है, इसे एक ही वीडियो में अटैच कर देंगे बाद में फिर, तो आपके लिए अलग अलग वीडियो मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा। तो ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हैं भद्दल रिवर, स्यूल, बैरा रिवर और तेंतगिरी। तो तेंतगिरी और भद्दल रिवर तो हमने ऑलरेडी बताया कि ये मेजर स्ट्रीम्स हैं रावी की। तेंतगिरी मोर मेजर स्ट्रीम है रावी की, जो कि वी शेप्ड वैली में एग्जिस्ट करती है। जो स्यूल रिवर है वो जम्मू कश्मीर के पास आके मिलती है, हिमाचल बॉर्डर के पास, पीर पंजाल और धौराधार के बीच में। और बैरा रिवर जो है वो सदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल। जो लास्ट रिवर हमारे को कवर करने को रह गई थी वो थी स्वान रिवर। याद रखिएगा ये रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ऊना में इशू भी चल रहा था पंजाब गवर्नमेंट के साथ विद रिस्पेक्ट टू द माइनिंग इशू। तो स्वान रिवर माइनिंग, वहां पे इलीगल माइनिंग हो रही थी एक पर्टिकुलर विलेज में और टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी था। तो इसलिए याद रखिएगा स्वान रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पे एग्जिस्ट करती है? लोअर शिवालिक में। ऊना का जो रीजन है उसे हम जसवान या जसवादून वैली भी कहते हैं। इसे कहा जाता है रिवर ऑफ सॉरोज। बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन इस वाली रीजन में होती है और ये बेसिकली ऊना को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो दो रिवर्स हमारे पास ऐसी हैं जो पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। एक हमारे पास है गिरी रिवर जो सिरमौर को डिवाइड करती है, कि स्वान रिवर जो कि ऊना को डिवाइड करती है। एक पर्टिकुलर रिवर हमारे पास और थी सुकेती रिवर जो बल वैली को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती थी। तो जसवादून और ऊना रिवर जो है वो पहले किस चीज का पार्ट था बिफोर अरेंजमेंट 1966 से पहले? होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। दिनसार, रामगढ़ और कतार धार जो है वहां पे एग्जिस्ट करती हैं ऊना में। दिनसार, रामगढ़, कतार धार। तो ये वाटर डिवाइड बनता है सतलुज रिवर के बीच में और स्वान रिवर के बीच में। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, जो वहां पे ऊना में फॉरेस्ट थे उनकी जो पहली डिमार्केटेशन की गई थी वो की गई थी ब्रिटिश डेज में 1870-72 के बीच में। 2 साल लगे थे डिमार्केटेशन करने में, जहां पे हम डिफरेंट तरह के फॉरेस्ट का जो चीजें हैं वो ढूंढते हैं। दूसरी की गई थी चैंपियन और सेठ के द्वारा। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन भी दी है इंडियन फॉरेस्ट के बारे में, चैंपियन और सेठ ने। तो इनको ध्यान रखिएगा। 1964 में काफी ज्यादा शीट गली और रिल इरोजन यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें स्वान रिवर की तो ऑलमोस्ट 73 ट्रिब्यूटरीज हैं स्वान रिवर की। तो आप खुद सोचिए, सबसे ज्यादा चीज में अगर यहाँ पे कोई पेड़ मिलते हैं तो 2 तरह के पेड़ पड़ते हैं, चील का पेड़ और खैर का पेड़, जो कि रेजिन और काथा दोनों प्रोड्यूस करते हैं। कत्था बोलते हैं वैसे लोकल लैंग्वेज में, कत्था या कुछ इस तरह से। एक मुंह में डालने का छोटा सा कुछ और होता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं चील के पेड़ से रेजिन। तो रेजिन और टर्पाइन इंडस्ट्रीज आपको ऊना में सबसे ज्यादा मिलेंगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैंगो जो है यहाँ की प्रिंसिपल क्रॉप है। 40% जो है अंडर फ्रूट है टोटल एरिया जो है उसमें से। मैंगो जो है वो प्रिंसिपल क्रॉप है, याद रखिएगा, ऊना का मैंगो। और सिट्रस और पियर भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। बट रिसेंट टाइम में यहाँ पे जो मुस्लिम माइग्रेंट्स थे या कल्टीवेटर्स थे वो आए, वो आज भी अपनी एज प्रैक्टिस जो है वेजिटेबल ग्रो करने की यहाँ पे फॉलो करते हैं।
और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी हो गई है। हाल ही में अगर आपको याद होगा तो सुंगा में, ऊना में एक फूड पार्क भी बना था। ठीक है, वो इसी वजह से बना है क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल की प्रोडक्शन और फूड की प्रोडक्शन बहुत है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक एंड में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग से कॉलम में लिखा है, इनको याद करके जाइएगा पेपर से पहले। गिरी रिवर कुपार पीक से निकलती है, बब्बर रिवर चंसल से या चंद्रानाहन ग्लेशियर से, पत्सरी रिवर खड़ा पत्थर से, आंध्रा रिवर चिड़गांव से, जलाल रिवर धरती रेंजेस से। एक रिवर जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो है पार्वती रिवर मंतिलाई लेक से। ठीक है, तो इनको याद करके जाइएगा, कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बाकी मैप तो आपने देख लिया होगा, एक बार मैप भी मैं समझा दूंगा छोटे से लेक्चर में अगर टाइम परसिस्ट करा तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर दूसरे इसमें मिलेंगे लेक्चर में। ठीक है।